कहानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग की, जिसने बेच दिया था ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन। एक ऐसा ठग जिसके भारत के साथ साथ देश दुनिया में भी खूब चर्चे थे। ऐसा ठग जिसने न जाने कितनी बार ताजमहल बेच दिया, लाल किला बेच दिया और तो और राष्ट्रपति भवन तक को भी नहीं छोड़ा। नहीं, किसने कहा कि मैंने ठगी की है? मैंने लोगों को कभी डराया धमकाया नहीं है कि मुझे पैसे दो। लोगों ने तो हाथ जोड़कर मुझे पैसे दिए कि श्रीमान पैसे ले लीजिए, और मैंने ले लिए। इसमें अपराध क्या है? यह बात एक ठग द्वारा पुलिस वालों को कही गई थी। एक ऐसा ठग जिसके भारत के साथ साथ देश दुनिया में भी खूब चर्चे थे। ऐसा ठग जिसने न जाने कितनी बार ताजमहल बेच दिया, लाल किला बेच दिया और तो और राष्ट्रपति भवन तक को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि हर इंसान के पास अपना एक हुनर होता है। कोई अच्छा गाता है तो कोई अच्छा नाचता है, कोई एक बेहतरीन खिलाड़ी है तो कोई एक कलाबाज जादूगर, कोई समुंदर की गहराई को नाप सकता है तो कोई आसमान से छलांग लगा देता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक हुनरमंद चोर हो भी हो सकता है? इसका जवाब शायद ही हाँ हो। लेकिन इस सवाल में सच्चाई छुपी है। बिहार के सीवान जिले के बंगरा गांव में सन 1912 में एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल पढ़ लिखकर वकील बना, लेकिन उसकी किस्मत की लकीरें इतनी सरल नहीं थीं। कहने को तो उसके ठगी के किस्से विदेशों तक में मशहूर हैं, लेकिन इन किस्सों की शुरुआत नटवरलाल के पड़ोस से ही हुई। हुआ कुछ यूं कि एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने पड़ोसी के हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी कर दिया। इसके बाद उसने कई दिनों तक अपने पड़ोसी के सिग्नेचर को कॉपी कर उनके खाते से पैसे निकाले। जब पड़ोसी को इस बात की भनक लगी, तब तक मिथिलेश अकाउंट से 1,000 रुपए निकाल चुका था। घटना की जानकारी पड़ोसी ने मिथिलेश के पिता को दी, जिसके बाद पिता ने मिथिलेश को खूब मारा पीटा और गुस्से में मिथिलेश कोलकाता चला आया। वहां जाकर उसने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की। बाद में सेठ केशवराम नाम के एक व्यक्ति ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। इस दौरान जब मिथिलेश ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, तो सेठ ने मिथिलेश को पैसे देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4,50,000 रुपए ठग लिए। बस, फिर क्या था? ठगी का किस्सा यहीं से शुरू होता चला गया। बड़े बड़े नेताओं के नाम पर भी मिथिलेश उर्फ नटवरलाल ने बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक घड़ी की दुकान में सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है और खुद का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ डीएन तिवारी रूप में देकर दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है। इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो एक एक घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार भी एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच से खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कह एक स्टाफ को अपने साथ लेकर वहां पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होते हैं। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया, तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। इसके बाद दुकानदार को समझते हुए देर नहीं लगी कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल था। इसके बाद कभी वित्त मंत्री पीवी सिंह तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवरलाल अलग अलग शहर में दुकानदारों का चूना लगाता रहा। एक बार नटवरलाल के पड़ोसी गांव में उस समय के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। जब नटवरलाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला, तो उसने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के भी हूबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। इस दौरान नटवरलाल ने राष्ट्रपति से कहा था कि यदि इस पर प्रधानमंत्री ने नटवरलाल को समझाते हुए कहा कि तुम बहुत प्रतिभावान हो, इसका उपयोग
सकारात्मक कामों में करो। लेकिन उस समय भी नटवरलाल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके देश के राष्ट्रपति भवन को बेच डाला। हैरानी की बात तो यह है कि जब उसने संसद को बेचा था, तब सारे सांसद वहीं उपस्थित थे। कुछ इसी तरह नटवरलाल ने 2 बार लाल किले और 3 बार ताजमहल को भी बेचा। अपने खास हुनर के जरिए नटवरलाल ने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया। इनमें टाटा, बिड़ला और धीरू अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेकर गायब हो जाता था। नटवरलाल का कहना था कि मुझे अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है। यह तो परमपिता परमेश्वर की मर्जी है। मैं नहीं जानता उसने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। पुलिस नटवरलाल को 8 राज्यों में 100 से ज्यादा मामलों को लेकर ढूंढ रही थी। 9 बार नटवरलाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 8 बार वो पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हुआ था। नटवरलाल को आखिरी बार जून 24, 1996 को देखा गया था, जब वृद्धावस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तो अदालत के आदेश पर 3 पुलिस वाले नटवरलाल को इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जा रहे थे। इससे पहले करीब 2-3 हफ्तों से नटवरलाल व्हील चेयर पर था। ठीक से उठने के लिए भी नटवरलाल को सहारे की जरूरत होती थी। खैर, 3 पुलिस वालों के साथ नटवरलाल दिल्ली स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन पर उतरकर चारों लोग एम्बुलेंस का वेट कर रहे होते हैं। इस दौरान 2 हवलदार स्टेशन पर ही किसी काम के चलते वहां से चले जाते हैं। इससे कुछ ही वक्त पहले तीनों पुलिस वालों ने मिलकर नटवरलाल को स्टेशन की बेंच पर लिटाया था। दोनों पुलिस वालों के जाने के बाद नटवरलाल ने तीसरे पुलिस वाले को चाय पीने की इच्छा जताते हुए पास ही में चाय लेने भेज दिया। थोड़ी देर बाद तीनों पुलिस वाले जब बेंच के पास लौटे, तो तीनों की सांसें थम गईं। कई हफ्तों से दूसरों के सहारे खड़े होने वाला नटवरलाल बेंच से गायब था। इसके बाद नटवरलाल कहाँ गया, किसी को उसके बारे में पता नहीं चला। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।